Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law It channel. In this video, we will be discussing the previous year question paper of UP Judiciary 2022 and this is the fourth part. अभी तक हमने 60 questions discuss कर लिए हैं. As you all know, लॉ का पार्ट रहे या जीके का पार्ट रहे, दोनों में 150 questions पूछे जाते हैं एंड मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में questions लेकर आई हूँ. भले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ पर मैं कोशिश करूंगी जितनी हो सके मैं हिंदी में भी आपको जवाब दूं और साथ ही साथ आप सामने तो देख ही सकते हैं कि हिंदी के भी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है आज का. केस ऑफ ट्विडल वर्सेस एटकिंसन इज रिलेटेड विद. ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस किससे रिलेट करता है? सी दिस केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार यूपी जुडिशरी में पूछा जा चुका है. We have options privity of contract, option B impossibility of performance, option C general offer, or is it option D that is anticipatory breach of contract. आई होप आपने इस केस लॉ के बारे में जरूर पढ़ा होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ट्विडल वर्सेस एटकिंसन इज टॉकिंग अबाउट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा की गुप्तता से रिलेटेड है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है. प्री कंसेंट. प्री कंसेंट हम किस में देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात कर रहे हैं. प्री कंसेंट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 14 में, दैट मींस ऑप्शन 4 यहाँ हो जाएगा. मिस रिप्रेजेंटेशन हम सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, दैट मींस 3. कोर्जन की अगर मैं बात करूं तो कोर्जन हम सेक्शन नंबर 15 में देखते हैं, दैट मींस ऑप्शन 2. एंड फ्रॉड की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉड हम सेक्शन 17 में देखते हैं, दैट मींस यहाँ 1 हो जाएगा. 4 3 2 1 4 3 2 1 हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी में, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 2C of the Indian Contract Act, promisee is the. सी सेक्शन 2 में हम डेफिनेशन क्लॉज के बारे में देखते हैं. सारे वर्ड्स की डेफिनेशन इसमें दी हुई है. तो 2C डिफाइंस प्रोमिसी. प्रोमिसी कौन होता है? क्या वह पर्सन होता है हु मेक्स द प्रपोजल, जिसने प्रस्ताव रखा है. ऑप्शन बी पर्सन हु एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, ऑप्शन सी पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड. एंड क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज पर्सन हु एक्सेप्ट्स द प्रपोजल. जो पर्सन प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसे हम वचन गृहीता कहते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग एज इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है. सबसे पहले हम ऑफर ऑफ प्रपोजल करते हैं, सही बात है. इसके बाद हम क्या करते हैं? ऑफर जब हमने करा है तो फिर एक्सेप्टेंस होगा. एक्सेप्टेंस के बाद वो प्रॉमिस बन जाता है. जब एक बार वो प्रॉमिस बन गया तब वो एग्रीमेंट बन जाएगा और जब एग्रीमेंट बन जाता है तब उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट मींस हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ए देन ई देन सी डी देन बी. ओके, आपको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे लास्ट में बनने वाला है. ठीक है, सारे प्रोसीजर फॉलो हो जाते तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. मतलब बी जिसमें लास्ट में होगा वही सही होने वाला है. तो आप ऑप्शन नंबर सी को कट कर दीजिए और ऑप्शन नंबर बी को यहाँ कट कर दीजिए. अब क्या हम प्रॉमिस से शुरुआत करते हैं? नहीं, तब तो ये भी कट गया. हम प्रॉमिस से नहीं शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं ऑफर ऑफ प्रपोजल, मतलब हम पहले प्रस्तावना देते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट को अगर हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा देते हैं तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, दैट मींस ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो गया. बाकी स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं उसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते कहते हैं? तो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी हुई है कहीं भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट? नो, every contract is an agreement but every agreement is not a contract because
any agreement which is enforceable by law, that can only become a contract, and not every agreement will be a contract, right? That means option A is the correct answer. हमारा next question है, invitation to make tenders is not an offer, and इसकी reason दी हुई है, a tender in response to such invitation is an offer. इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? हमारा स्टेटमेंट ए तो सही है, assertion सही है, because a tender in response to such invitation is an offer. ये बात भी हमें सही लग रही है. That means option A यहाँ पर सही हो जाएगा. A and R, that means assertion and reason, both are correct, and reason, the correct reason is the explanation of A. Okay, this is the explanation of A. That means assertion. Next question is, which consideration and object of an agreement is partly unlawful under the Indian Contract Act? Partly unlawful की बात हो रही है. जब consideration और object किसी भी agreement का partly unlawful है, तो वो agreement कैसे होते हैं? क्या वो void हो जाते हैं? क्या वो voidable हो जाते हैं? Partly void and partly voidable होते हैं, या none of the above? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स वो वॉइड हो जाते हैं. जब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट किसी एग्रीमेंट का पार्टली अनलॉफुल है, तो उस एग्रीमेंट को वॉइड होना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ओज बी ₹1000. ठीक है, ए बी को ओ कर रहा है 1000 रुपीज, बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट. लेकिन ये डेट को बार कर दिया गया है लिमिटेशन एक्ट के द्वारा. उसके बाद ए ने क्या करा, ए ने साइन करके रिटर्न में लिख कर, फिर साइन कर कर ये प्रॉमिस करा है बी को कि 500 रुपीज मैं आपको दूंगा ऑन द अकाउंट ऑफ द डेट. तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, या वॉइड एग्रीमेंट है? तो अगर आपने सेक्शन नंबर 25 पढ़ा है, सेक्शन 25 का क्लॉज 3 पढ़ा है, एंड साथ ही साथ आपने सेक्शन 25 के इलस्ट्रेशन पढ़े हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन में भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम कहाँ डिफाइन करते हैं? आई में ना, सेक्शन 2I में हम देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज डाउटफुल. अगर डाउटफुल है तो हम आगे बढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो 2H में हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, दैट मीन्स 4 यहाँ हो गया. वॉइड एग्रीमेंट की हम किस में बात करते हैं? वॉइड एग्रीमेंट की हम बात करते हैं 2G में. 2G में मतलब ये 2 हो गया. एंड कंसिडरेशन की हम बात करते हैं 2D में, मतलब ये 1 हो गया. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमारा बचा ये 3 हो जाएगा, बिकॉज सेक्शन 2I में. ठीक है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की भी डेफिनेशन सिर्फ पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2H में दिया हुआ है कि एवरी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल इन लॉ दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो अगर आपको 2H में पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में 4 दिया हुआ है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर वर्सेस कैडवेल. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ, और इसे भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी यूपी जुडिशरी में. ठीक है, इट इज अ लीडिंग केस ऑन विच टॉपिक इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से रिलेटेड है, ऑफर से रिलेटेड है, या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है? तो मैं बता दूं, टेलर वर्सेस कैडवेल का जो केस है, दिस इज रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. दैट मीन्स सेक्शन नंबर 56. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड रहते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी. क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन देख लिए, अब हम सीपीसी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं. आप ये देख सकते हैं कि कितने व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं. हमने सबसे पहले टीपीए के क्वेश्चंस देखे, एविडेंस के क्वेश्चंस देख लिए, आईपीसी के क्वेश्चंस देख लिए, मतलब प्रॉपरली अरेंज है. ऐसा नहीं कि एक टीपीए का क्वेश्चन आ गया, फिर एक एविडेंस का आ गया, फिर एक आईपीसी पूछ लिया जा रहा है. एकदम प्रॉपर तरीके से दिया हुआ. ये आपके लिए तो बहुत ही ईजी हो गया, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी.
कि अगर आप सीपीसी पढ़ रहे हैं तो आप सीपीसी आपके दिमाग में चलते रहेगा, आप सीपीसी के सेक्शंस आप रिकॉल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीपीसी डील्स विद ट्रांसफर ऑफ डिक्री। हम ट्रांसफर ऑफ डिक्री की यहाँ बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन। तो कौन सा सेक्शन डील करता है? इज इट सेक्शन 42, इज इट सेक्शन 39, इज इट सेक्शन 51 और इज इट सेक्शन 16? ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन, and the correct answer to this question will be option number B, that is section 39 talks about the transfer of decree for execution. The next question is arrange the following in a chronological order on basis of section. तो ये थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन आ गया और इस साल हमने 3-4 क्वेश्चन अभी तक देख लिए जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सजाने को कहा जा रहा है सेक्शंस को। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलता है सेक्शन 26 में। रेस जुडिकाटा की हम बात करें तो सेक्शन 11 है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हमें मिलता है सेक्शन 50 में। एंड अरेस्ट एंड डिटेंशन का प्रोविजन हमें मिलता है आई थिंक 55 या 56 में। आप एक बार बैरक में चेक जरूर करिएगा, मतलब ये भी सेक्शन 50 के बाद ही है। तो सबसे पहले तो हमें रेस जुडिकाटा मिल रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 होना चाहिए सबसे पहले। तो हमें ये कट कर देना है, हमें ये कट कर देना है, ओके। इसके बाद हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, मतलब 2 के बाद 1 आना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 1 3 4, ओके। The next question is which of the following sections of CPC deals with settlements of disputes? Settlement of disputes कितनी बार पूछा जा चुका है यूपी जुडिशरी में। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इससे बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इज इट सेक्शन 88, इज इट सेक्शन 89, इज इट सेक्शन 90 और इज इट सेक्शन 91? सी, इस क्वेश्चन को तो आप किसी हाल में गलत नहीं कर सकते। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको सीपीसी फिर से पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। इसका मैं आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। और इसे हमने याद करा था, याद करिए, हम जब एआईबी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उस वक्त भी मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार डिस्कस करा था। मैंने बोला था ACJM वर्ड से याद रखने, ACJM, that means arbitration, conciliation, judicial proceedings and mediation, ठीक है। इसमें लोक अदालत भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है। 88, अगर 88 की हम बात करें तो 88 में हम इंटरप्लीडर सूट्स देखते हैं, ओके। जुडिशियल सेटलमेंट है ये, ओके, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, जे फॉर जुडिशियल सेटलमेंट है, ओके। सेक्शन 88 में हमने क्या देखा अभी, इंटरप्लीडर सूट, ठीक है। सी अगेन मैच द फॉलोइंग, और इसे ऑर्डर्स के साथ मैच करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, अगर आपने सीपीसी के ऑर्डर्स की हेडिंग भी पढ़ी है तब आप इजीली आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एडजर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमें एडजर्नमेंट मिलता है ऑर्डर नंबर 17 में, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। ऑर्डर नंबर 17 एडजर्नमेंट। एग्जीक्यूशन के बारे में आखिर कौन नहीं जानता, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर है, ठीक है। 106 रूल्स है उसमें, ऑर्डर 21 हो गया ये, ठीक है। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन, ओके। ऑर्डर 21 है, ऑर्डर 21, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन है। प्लेंट की अगर बात करें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑर्डर 7 हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी हमारे पास एफिडेविट, एफिडेविट हमें मिलता है ऑर्डर 19 में, मतलब 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमारा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एडजर्नमेंट के बारे में भी पता है कि एडजर्नमेंट हमें ऑर्डर 17 में मिलता है, तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। या अगर एग्जीक्यूशन भी आपको पता हो तो भी आप आंसर दे सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 13 ऑफ सीपीसी इंक्लूड्स। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें शामिल है? अगर हम सेक्शन 5 ऑफ टीपीए देखने जाएं तो उसमें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ हम मूवेबल प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहे हैं।
सेक्शन 5 मैंने इसलिए मेंशन करा, वहाँ इमूवेबल की डेफिनेशन तो देखते हैं, लेकिन उसमें हमने ये देखा है कि ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रासेस एंड स्टैंडिंग टिम्बर, इन्हें हम इमूवेबल में काउंट नहीं करते, दैट मीन्स दे आर द मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमें ग्रोइंग क्रॉप्स ऑप्शन में नजर आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 75 ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर। सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी में हम क्या देखते हैं? क्या हम इशूइंग कमीशन फॉर गेटिंग ओपिनियन देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स देखते हैं, सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट, अभी अभी हमने बात करी, ये तो हमें मिलता है सेक्शन नंबर 89 में, या ऑल ऑफ दी अबव? तो ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, बिकॉज 89 में है उसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इशूइंग कमीशन फॉर गेटिंग ओपिनियन। सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर इशूइंग कमीशन फॉर गेटिंग ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मैच द फॉलोइंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कौन सा सेक्शन? अभी अभी हमने ऑर्डर देख लिया है, ऑर्डर के साथ साथ आप सेक्शन भी बता दीजिए। तो इसका सेक्शन हो जाएगा सेक्शन नंबर 38, दैट मीन्स 4। ओके, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 77 में, दैट मीन्स 3। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अभी जस्ट मैंने बताया लीगल रिप्रेजेंटेटिव है हमारा सेक्शन 50, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट भी मैंने अभी अभी आपको बताया है सेक्शन नंबर 26, दैट मीन्स यहाँ 2 हो जाएगा। 4312, 4312 ये है हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज provision regarding adjudication of claims and objection to attached property। अब attached property की यहाँ बात हो रही है, हमें ये तो पता है कि एग्जीक्यूशन वाले ऑर्डर में हमें ये मिल सकता है, दैट मीन्स ऑर्डर 21, लेकिन साथ ही साथ आपको रूल भी बताना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पर्टिकुलर रूल नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, और जब आपका क्वेश्चन गलत हो तो आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यूपी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं ही आपको बता देती हूँ। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑर्डर 21 रूल 58 टॉक्स अबाउट द प्रोविजन regarding adjudication of claims and objection to attached property. The next question is no appeal shall lie from a decree passed by the court with consent of the parties. No appeal shall lie, ये तो हमें पता है कि सेक्शन 96 में ये बात कही गई है। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे क्लॉजेस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर आपने सिर्फ हेडिंग पढ़ा है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। क्या ये क्लॉज 1 में जाएगा, 2 में, 3 में या 4 में, किस में जाने वाला है? दैट नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री passed by the court with consent of the parties। क्वेश्चन नंबर 79, और इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 96 क्लॉज 3। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है which of the following combinations are correctly matched? see, इंटरप्लीडर सूट, इंटरप्लीडर सूट क्या ये ऑर्डर 35 में दिया हुआ है? जी हाँ, ये तो 35 में दिया हुआ है। जजमेंट एंड डिक्री हम ऑर्डर 20 में देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट हम किस में देखते हैं? क्या इसे हम ऑर्डर 23 में देखते हैं? जी हाँ, ऑर्डर 23 में देखते हैं। एंड पेमेंट इनटू कोर्ट क्या हम ऑर्डर 21 में देखते हैं? जी नहीं, ऑर्डर 21 में तो हम एग्जीक्यूशन देखते हैं, दैट मीन्स जिसमें भी 4 रहेगा, 4 ऑप्शन जहां पर भी है वो सब गलत हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी गलत एंड ऑप्शन सी भी गलत। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। और इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट हूँ या मैं स्लो हूँ, या जो भी आपको फीडबैक देना है, प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे बताइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम हमारे आप लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।